हेलो फ्रेंड्स, आ विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th की हिस्ट्री लेकर आया हूं और ये मॉडल पेपर 2021 का है। एनसीईआरटी पर बेस्ड है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये वीडियो है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, एनसीईआरटी पर बेस्ड है तो यानी कि हिंदी मीडियम से अगर आप हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि मतलब ये इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट तरीका जो है ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये बहुत सिंपल था जो कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा ये सेकंड तरीके से जो पूछा गया है ये थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है और इसका आंसर जो होगा वो एक ही होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 2011, 12, 15 और 17 में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता 2021 में भी पूछ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस कदर छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1919 से लेकर 1948 तक के युग को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 1919 से पहले भी गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे। अब देखिए वो कौन कौन से आंदोलन किए थे उसको अब डिटेल में लिखा गया है। तो देखिए 1919 से पहले सबसे पहला आंदोलन जो महात्मा गांधी का था वो था 1917 का आंदोलन, जो कि चंपारण आंदोलन या मतलब तिनकठिया पद्धति के नाम से इस आंदोलन को भी जाना जाता है। तो 1917 में उन्होंने नील किसान के विद्रोह पर चंपारण यानी कि बिहार में स्थित है चंपारण, तो इसमें इन्होंने क्या किया था? एक आंदोलन छेड़ा था। ये आंदोलन क्यों छेड़ा था? तो अंग्रेज लोग जो थे वो यहाँ के चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे, जिससे कि मतलब किसान लोग इच्छुक नहीं थे। फिर इन्होंने गांधी जी ने यहाँ पर क्या हुआ? एक आंदोलन छेड़ा और इसमें गांधी जी क्या हुए? सफल हुए। तो यानी कि भारत का जो पहला आंदोलन था गांधी जी का वो कौन सा था? वो यही था चंपारण आंदोलन। ठीक है, तिनखटिया पद्धति वाला। तो इसमें सफल रहे। उसके बाद सेकंड आंदोलन इसने किया। कौन सा किया? तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जून 1918 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इस आंदोलन को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपने लगान मूवी देखी है आमिर खान की। ठीक है, ये लगान मूवी जो बनी है ये खेड़ा सत्याग्रह पर ही बनी है। यानी कि जून 1918 पर जो ये मूवी है खेड़ा मूवी जो है, ठीक है, वो लगान मूवी जो है वो किस पर बनी है? तो खेड़ा आंदोलन पर ही बनी है, जो कि जून 1918 में हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? इसकी ख्याति बढ़ती गई, यानी कि गांधी जी का चर्चा जो था वो बढ़ता गया, मतलब जोरों शोरों से इसका नाम होने लगा। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद उन्होंने भारतीय राजनीतिक में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया। अब गांधी जी का जब इतना ज़्यादा नाम होने लगा तो गांधी जी ने ये सोचा कि अब हमें क्या होना चाहिए? राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये सोच लिया, फैसला ले लिया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुए। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये मार्च 1919 से लेकर 1921 तक चला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था। फरवरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह से होते हुए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक की सभी गतिविधियां गांधी जी से प्रभावित रही। यानी कि 1919 से लेकर 1942 तक के जितने भी गतिविधियां हुए, जितने भी काम हुए, जितने भी आंदोलन हुए, वो सारे जो थे वो गांधी जी से जुट जाते थे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी 1917 से लेकर 1942 तक में जितने भी क्या हुए आंदोलन हुए वो सारे में क्या हुए? गांधी जी से ही प्रभावित रहे। इसी बीच उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन में उसे क्या हुआ था? जेल भी जाना पड़ा था गांधी जी को। लेकिन वे अपने लक्ष्य से नहीं डरे और तमाम कठिनाइयों के बावजूद भारत को अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक मतलब बिना मारकाट, बिना लड़ाई झगड़े के, ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने आज़ादी दिलाने में सफलता पाई या सफल हुए। शांति और अहिंसा के उनके अमर संदेश ने पूरे विश्व को मानव
जाति को प्रभावित किया। यानी कि जो महात्मा गांधी का ये जो शांति और अहिंसा वाला नियम था ना, ये पूरे दुनिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, यानी कि सबका दिल गांधी जी ने अपनी ओर महमोह कर लिया। ठीक है, मोहित कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका राय ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखकों का क्या महत्व है। यानी कि जो अभिलेख होते हैं, वो अभिलेख आपको पता है, अभिलेख शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो चलिए बता देते हैं आपको अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख जैसे कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना, कुछ अगर लिखना होता था तो उसके पास आज के ज़माने के तरह कागज़ और पेन नहीं होता था जिससे कि वो कुछ लिख सके। ठीक है, तो उस समय कुछ पहाड़ जो होते थे, पहाड़ों पर जो बड़े बड़े चट्टान होते थे, वहाँ पर जाकर कुछ बातें लिख देते थे। यानी कि अपने उस समय के काल में जो बातें अच्छी होती थी वो उस पर लिख देते थे, तो उसी को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ ताम्रपत्रों पर भी लिखे जाते थे। तो अब देखिए, अभिलेख से तात्पर्य है, यानी कि अभिलेख का मतलब है जैसे कि पाषाण, ठीक है, उसके बाद धातु, मिट्टी, बर्तन आदि पर खुदे हुए अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, यानी कि इन सारी चीज़ों पर जो खुदे हुए कुछ वर्ड मिलते थे, कुछ लिखे हुए मिलते थे, उससे हमें क्या पता चलता है, तो उस काल में जो तत्कालीन राजनीतिक होती थी, यानी कि पुराने काल में किस तरह से राजनीतिक चलाई जाती थी, किस तरह से सामाजिक थे, वहाँ पे सामाजिक लोग कैसे रहते थे, वहाँ की आर्थिक क्या थी, यानी कि वहाँ का जो पैसे आने का सोर्स था वो कैसे होता था, क्या करते थे वहाँ के लोग, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में नॉलेज मिली, वो कहाँ से मिली, वो अभिलेखों से ही मिली। और अभिलेख को पढ़ने के बाद कुछ मुहरें मिली, उस मुहर को इतिहासकार पढ़े, देखे, अच्छे तरीके से समझने के बाद उसके बारे में हमें इतिहासकार बताते हैं। तो आर्थिक मतलब मदद कहाँ से मिलती थी उस सारे लोगों को, धार्मिक जीवन कैसा था, मतलब वो लोग किस धर्म को मानते थे, ठीक है, की जानकारी मिलती है। ये सारी चीज़ों को जो हमें जो जानकारी मिलती है वो अभिलेख से ही मिलती है। जैसे कि अशोक के अभिलेखों द्वारा, अशोक ने भी अभिलेख बहुत सारे बनवाए थे, उनमें से अशोक के अभिलेख जैसे पढ़ते हैं तो उसमें हमें धम्म का प्रचार मिलता है। अशोक ने धम्म का क्या क्या था, स्थापना की थी, धम्म की स्थापना की थी, तो इसका हमें प्रसार मिलता है। ठीक है, प्रचार प्रसार के उपहार प्रशासन, यानी कि उन्होंने जो उपहार दिए थे और प्रशासन उसकी कैसी थी, उसकी मानवीय पहलुओं आदि के विषयों पर बहुत सारे मतलब जानकारी हमें मिलती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने के बाद जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्वता इससे भी स्पष्ट हो जाता है। यानी कि इतिहास लिखने में जो अभिलेख है उसकी महत्वता इससे स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो हमारा अभिलेख है, इसी के माध्यम से ये जो भंडारकर महोदय था, इन्होंने इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। ठीक है, प्रयत्न किया यानी कि प्रयास किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। यानी कि कुछ जो पुराने काल में जो बातें होती थी, ठीक है, उसको कहाँ से हम देखते थे, तो वो यहीं से देखा जाता है। यानी अभिलेख को पढ़ते थे, पुरानी बातें को जानते थे, उसके बाद उस काल के जो मुहर होते थे, जो कुछ वगैरह मतलब कुछ प्रूफ मिलते थे, हड्डियाँ वगैरह कुछ भी मिल जाते थे, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसका सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, ठीक है।